ए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल हैं? जरा बताइए कमेंट करके। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ टिंकू हैं, ठीक है। टिंकू मैं करवा दूंगा, ठीक है। शिवम हमारे साथ हैं, इंजीनियर चंद्र किशोर कुमार यादव है हमारे साथ। और स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में चर्चा करेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। एक छोटी सी क्लास लेंगे पीएमएमसी की, और पीएमएमसी से सवाल आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे आप एएलपी का एग्जाम ट्रेड वाला दीजिए, चाहे आप आरआरबी का एग्जाम दीजिए, और वहां से बेसिक सवाल हर एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आपको पीएमएमसी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल है तो भी पढ़ना है। वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। शुरू करें। और अगर आप इन बैचेज की तलाश में हैं आरआरबी जेई के या फिर एलपी ट्रेड वगैरह के, तो इसके बैचेज करियर विल ऐप पे चल रहे हैं। आप ऐप खोलोगे ना करियर विल ऐप, तो आप सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। सबसे नीचे बैच पे क्लिक करोगे, फिर ऊपर कई सारे एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, एसएससी, बैंक, टीचिंग। तो और दाएं जाओगे तो जेई, आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना आप। फिर जितने भी बैचेज हैं दिख जाएंगे आपको। वहीं पे आरआरबी जेई का, वहीं पे एलपी का, वहीं पे इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, या फिर वहीं पे आपके जो और भी बैचेज हैं जेई या एएलपी से रिलेटेड दिख जाएंगे। आज की कहानी में हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की चर्चा करेंगे, ठीक है। शुरू करें। सुरेंद्र कुमार बोल रहे हैं, यस सर। रुपेश कुमार बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। टिंकू, प्लेलिस्ट बनवा दूंगा मैं, ठीक है। टिंकू बोल रहे हैं, उछल कूद के पांव लागतानी गुरुजी। शिवम, गुड इवनिंग। हाँ, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम में जो आता है वो है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का पूरा नाम क्या है। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का नाम है आपका, पीएमएमसी का पूरा नाम क्या है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अस्थाई चुंबक चल कुंडली। परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक, मूविंग कॉइल, चल कुंडली। इससे बेसिक सवाल जो सबसे ज्यादा आता है वो ये कि यह डीसी नापता है कि एसी नापता है। यह सिर्फ और सिर्फ डीसी नाप सकता है, एसी नहीं नाप सकता। और डीसी में भी यह डीसी वोल्टेज नाप सकता है, डीसी करंट नाप सकता है, पावर नहीं नाप सकता। नहीं, अगर आप इससे पावर नापना चाहोगे, यानी एज ए वाट मीटर आप इसका इस्तेमाल करना चाहोगे, तो वाट मीटर के तौर पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी पीएमएमसी को एज ए वोल्ट मीटर आप यूज कर सकते हो, अमीटर के तौर पे यूज कर सकते हो, वाट मीटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वोल्ट मीटर में भी केवल डीसी वोल्टेज नापेगा, और अमीटर के तौर पे भी केवल डीसी करंट नापेगा। वाट मीटर के तौर पे हम पीएमएमसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा सर, मान लीजिए हमने पीएमएमसी को एसी दे दिया तो क्या हो जाएगा? अगर आप एसी दोगे तो उसका पॉइंटर जीरो पे ही रहेगा, वो हिलेगा डोलेगा ही नहीं। आपने 10 एम्पियर एसी दिया, पॉइंटर जीरो पे। 50 एम्पियर एसी दिया, पॉइंटर जीरो पे। 100 एम्पियर एसी दिया, पॉइंटर जीरो पे। आप एसी में कोई भी वोल्टेज करंट दोगे, आपका पॉइंटर जीरो पे ही रुका रहेगा, वो हिलेगा डोलेगा ही नहीं। तो आपका जवाब होगा, अगर हम एसी करंट दे ही दें पीएमएमसी को तो क्या होगा? तो उसका पॉइंटर कोई रीडिंग नहीं देगा, वो जीरो पर ही रहेगा। यानी एसी के लिए आप पीएमएमसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो आपने पढ़ लिया कि एसी पर इसकी सुई घूमेगी नहीं, इसका नील घूमेगी नहीं। फिर थोड़ा सा और अगर गहराई में सवाल बनाया जाए तो ये पूछा जाता है
कि अगर पीएमएमसी है और पीएमएमसी को हमने एसी दिया, तो आप कहते हो कि सर एसी देने पर उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग तो नहीं आएगी, पॉइंटर तो जीरो पे ही रहेगा, लेकिन पॉइंटर जीरो पे रहेगा, लेकिन दो प्रकार का सवाल आता है कि अगर हमने एसी में लो फ्रीक्वेंसी एसी दिया तो क्या होगा और हाई फ्रीक्वेंसी एसी दिया तो क्या होगा। अगर आप कम फ्रीक्वेंसी की एसी दोगे तो पॉइंटर रहेगा तो जीरो पर ही, बट जीरो पर वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे। अगर आपने एसी दिया, पॉइंटर रहेगा जीरो पर, जीरो से 10 पे नहीं चला जाएगा, जीरो से 2 पे भी नहीं जाएगा, रहेगा जीरो पर, बट जीरो पर ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। कब? अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी की एसी दिया तो पॉइंटर विल वाइब्रेट एट जीरो या पॉइंटर विल ऑसिलेट एट जीरो, शून्य रीडिंग पर आपका पॉइंटर कंपन करेगा। और अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी की एसी दिया तो पॉइंटर आपका जीरो पे बिल्कुल रुका रहेगा, कोई कंपन नहीं करेगा। तो एसी देने पर भी दो टाइप के सवाल बनाए जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी और लो फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी एसी पर पॉइंटर अगर जैसे ये आपकी स्केल है और ये जीरो है तो आपका पॉइंटर जीरो पे ही रुका रहेगा बिल्कुल, अगर हाई फ्रीक्वेंसी की एसी दोगे। और लो फ्रीक्वेंसी की एसी दोगे तो पॉइंटर रहेगा जीरो पर, हल्का हल्का कंपन करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, यानी कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली, बट कंपन कब करेगा, ऑसिलेशन कब करेगा, वो सवाल पूछा जा सकता है तो लो फ्रीक्वेंसी एसी पर। ठीक है, अच्छा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल आइए आपको बताते हैं, थोड़ा सा शुरू करें। अरे बोलो भाई, वर्किंग प्रिंसिपल की कहानी, ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? चंदन पाल, दीपक कुमार, मिस्टर डॉशन, रुपेश, बोलिए। एवरेज वैल्यू पर काम करता है, लोग बोल रहे हैं पीएमसी। हाँ, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू, जो कुछ भी कहो। आइए हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। पीएमसी में क्या होता है, ये डायग्राम आप सीख गए तो आपका काम पीएमसी का 30 मिनट के अंदर पीएमसी खत्म। होता क्या है देखो, एक नॉर्थ पोल ये और एक साउथ पोल, यानी दो मैग्नेट हमने लिया। ये परमानेंट मैग्नेट होता है। कैसा होता है? परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। ये दो परमानेंट मैग्नेट है। यहां पे एक कॉइल है, मान लीजिए कॉपर की कॉइल। कॉइल कैसे रहती है? ऐसे ही कॉपर की कॉइल है, ऐसे एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, और फिर बाद में कॉइल यहां निकाल देते हैं ऐसे। यही कॉइल हमने यहां पे रख दिया। ये कॉइल है जो हरे रंग की दिख रही है, कॉइल है। कॉइल से आपका पॉइंटर लगा हुआ, ये स्केल है, स्केल या पैमाना, ये पॉइंटर है आपका। ये जो कॉइल यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है, यानी ये कॉइल, ये स्प्रिंग, ये पॉइंटर, ये स्केल, ये दो परमानेंट मैग्नेट। मोटा मोटा मैंने डायग्राम बना दिया। अब जो भी करंट आपको नापनी होती है वो करंट आप इसमें फ्लो कराओगे। मान लीजिए हमको 10 एम्पियर करंट नापनी है, लेकिन हमको अभी पता थोड़ी को 10 एम्पियर है, हमें 10 एम्पियर करंट नापना है, मुझे पता नहीं, वो पॉइंटर घूम के बताएगा। तो 10 एम्पियर करंट को आप इसमें फ्लो कराओगे ऐसे, वो करंट ऐसे ऐसे कॉइल में फ्लो करके फिर यहां से बाहर निकलेगी। तो अगर आपको करंट नापनी है तो आपको करंट इसमें फ्लो कराएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब आप बताइए, जब आपको करंट, जो भी करंट मेजर कर रही हो, करंट इसमें फ्लो कराएंगे आप, और जब करंट इसमें फ्लो कराएंगे और यहां से यहां फ्लक्स भी पास होगा। भाई ये परमानेंट मैग्नेट है, यहां फ्लक्स पैदा करने के लिए आपको किसी करंट की जरूरत नहीं है। यहां फ्लक्स पैदा करने के लिए किसी करंट की जरूरत नहीं है, वो फ्लक्स पहले से है, चुंबकत्व तो पहले से है। कैसे? ये परमानेंट मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक। तो यहां से यहां फ्लक्स जा रहा है, और जो करंट मेजर करनी है, नापनी है, वो करंट हम इसमें पास करा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम के वापस आ रही। अब कितने टर्न है वो हमारी जरूरत के हिसाब से होगा। ये करंट आ रही है ऐसे और फ्लक्स जा रहा है ऐसे। आपने क्या पढ़ा है? जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it. When a current carrying conductor, कहां से करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया? जो करंट नापनी है वो फ्लो करा रहे हैं। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई? परमानेंट मैग्नेट से आ गई। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, तो कॉइल पे बल लगेगा तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी, कुंडली घूमेगी, चल कुंडली, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? चल कुंडली। इसका नाम क्या है? अस्थायी चुंबक चल कुंडली। मूविंग कॉइल, कॉइल मूव करती है क्योंकि कॉइल पे फोर्स लगता है, कॉइल गति करती है, कॉइल गति करती है, चलती है, इसलिए चल कुंडली। और अस्थायी चुंबक होता ही है, तो अस्थायी चुंबक है यहां पे ये और ये, इसलिए अस्थायी चुंबक। ये कॉइल पे फोर्स लगा इसलिए कॉइल घूमेगी, तो चल कुंडली, अस्थायी चुंबक चल कुंडली। जब कॉइल घूमती है तो कॉइल के साथ पॉइंटर लगा है वो भी घूमता है, और पॉइंटर घूम के रीडिंग दे देता है और बता देता है कितनी करंट है। पॉइंटर उतना ही घूमेगा, पॉइंटर उतना ही घूमेगा जितनी करंट होगी, उस हिसाब से पॉइंटर की रीडिंग देख करके हम बता देंगे कितनी करंट है। बोलो, अरे नहीं आया समझ में? अब यहां से सवाल क्या क्या बनेगा? पहला सवाल बनता है कि जो आपका परमानेंट मैग्नेट है किस मटेरियल का बना होता है? बताइए। परमानेंट मैग्नेट बना होता है एल्निको का या एल्कोमैक्स का?
परमानेंट मैग्नेट बना होता है किसका? परमानेंट मैग्नेट बना होता है एल्निको का, यानी एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट के मिश्र धातु का। ये एल्कोमैक्स, एल्कोमैक्स का बना होता है, एल्निको का बना होता है। कौन? परमानेंट मैग्नेट। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल है, जो स्प्रिंग बनी होती है, स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी होती है? स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रोंज की। स्प्रिंग किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रोंज। स्प्रिंग किसकी बनी होती है? स्प्रिंग बनी होती है फास्फर ब्रोंज की। स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ फास्फर ब्रोंज, फास्फर ब्रोंज की स्प्रिंग बनी होती है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल आपका यह है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ए फोर्स ऑन इट एंड ड्यू टू दिस फोर्स द पॉइंटर मूव्स। जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है और इस बल के कारण आपकी सुई या पॉइंटर घूमता है और पॉइंटर घूमेगा तो हमको रीडिंग मिलेगी। बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। लॉरेंज फोर्स प्रिंसिपल रुपेश का कहना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। दीपक कुमार पंडित का कहना है। नील उत्पल भी हमारे साथ हैं, स्वागत है नील उत्पल। क्या कंफ्यूजन है इसमें? यह धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, उस पर बल लग गया। परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है? टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। एल्निको या एल्कोमैक्स ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, कठोर चुंबकीय पदार्थ है, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं किस लिए? अस्थायी चुंबक को बनाने में। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा पदार्थ? ये उसका सिद्धांत है। और ये स्प्रिंग बनी होती फास्फर ब्रोंज की। क्लियर है कहानी? ये केवल डीसी नापता है, एसी नहीं नापेगा। एसी पे इसकी रीडिंग एक तरीके से 0 होगी। इतनी कहानी क्लियर? फिर सवाल आता है कि जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है, विक्षेपण वाला घूर्ण। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? वो टॉर्क जो पॉइंटर को घुमाता है। पॉइंटर अगर 0 पे है, पॉइंटर को 10 एम्पियर या 20 एम्पियर 50 एम्पियर पे ले आना है, उसके लिए जो टॉर्क जिम्मेदार है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला है BINA, बीना। बीना क्या है? बीना, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी आपकी यहां से यहां जा रही है, ये यहां से यहां जो फ्लक्स डेंसिटी पास हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वो है बी। वो क्या है? बी। आई क्या है? उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये जो करंट फ्लो हो रही है इसमें, ये आई है। जो करंट फ्लो हो रही है इसमें, आई। जो करंट नापनी है आपको, जो फ्लो करा रहे हो आप इसमें, इसे कॉइल में घूम के जितने भी टर्न होंगे उसके हिसाब से यहां कर देते हैं, वो करंट है आई। और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है? एन है टर्न की संख्या, कितने टर्न है, जैसे 1 टर्न, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, फिर 4 टर्न, जितने भी टर्न होंगे वो टर्न है। और ए क्या है? जो क्वाइल है वो क्वाइल का क्षेत्रफल है। ए क्या है? क्वाइल का क्षेत्रफल। ये जो क्वाइल है आपकी, जैसे 1 टर्न मान लो हो गया, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, फिर 4 टर्न, ऐसे। तो क्वाइल जो है, क्वाइल का कुछ क्षेत्रफल भी होगा, एरिया भी होगा। तो एरिया जो है आपका क्या है? ए है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला हो गया BINA। याद रहेगा, BINA बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लो, बीना, BINA। यहां से समझ में आ रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इस पे भी कई बार न्यूमेरिकल आता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर भी। कोई दिक्कत? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। विनोद, गुरनुले, शिवम, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है कि इसमें जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क है उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग कंट्रोल विधि का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? जब आपका पॉइंटर मान लीजिए 0 से घूम के 50 एम्पियर पे गया, तो पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रक बला घूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर करंट 30 एम्पियर है, अभी करंट 0 हो जाए तो पॉइंटर वापस लौट के आ जाए। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रक बला घूर्ण पॉइंटर की गति को नियंत्रित करता है। कैसे? पॉइंटर 0 पे है, 50 एम्पियर करंट आ गई, पॉइंटर 50 पे आ गया। अब करंट 0 हो गई, तो 0 हो गई तो पॉइंटर को 50 पे, तो वो 0 पे वापस आना है कि नहीं आना है? तो 50 पे भी पॉइंटर है, फिर 0 पे आ जाएगा। ये काम कौन करेगा? स्प्रिंग करती है। तो हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग नियंत्रण विधि का। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कोई स्प्रिंग यहां बधी हुई है, अगर आप स्प्रिंग पे इधर फोर्स लगा रहे हो, मरोड़ रहे हो स्प्रिंग को, तो इधर आप बल लगा रहे हो TD, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो स्प्रिंग उल्टी दिशा में फोर्स लगाती है, टॉर्क लगाती है, इसको बोलते हैं TC कंट्रोलिंग टॉर्क। इधर जो टॉर्क लगा रहे हो TD, इधर जो टॉर्क लग रहा है TC कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है K × थीटा। भाई स्प्रिंग को जितना मरोड़ोगे,
स्प्रिंग पे जितना फोर्स लगा के स्प्रिंग को जितना मरोड़ोगे, स्प्रिंग उतना ज्यादा फोर्स उल्टी दिशा में लगाएगी अपने आप को पहले वाली अवस्था में ले आने के लिए। तो स्प्रिंग अपने आप को पहले वाली अवस्था में ले आने के लिए जो फोर्स लगाती है, अपने आप को पहले वाली अवस्था में ले आने के लिए जो फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो आप। तो ये स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया कंट्रोलिंग टॉर्क है, और टीडी बाहर से लगाया गया कोई टॉर्क के बला गुण है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है के इंटू थीटा, जहां के स्प्रिंग कांस्टेंट है तो टी से समानुपाती है थीटा। तो स्प्रिंग के केस में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है थीटा के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा मरोड़ोगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग उतना ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएगी। थीटा ज्यादा तो टीसी ज्यादा, जितना ज्यादा मरोड़ोगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क लगाएगी। जब पॉइंटर किसी जगह रुका होता है तो वहां पे टीडी और टीसी का परिमाण बराबर होता है। टीडी बराबर भी हो गया के थीटा। भाई जब टीसी के थीटा है तो टीडी भी के थीटा होगा, क्योंकि टीडी और टीसी का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है जब पॉइंटर किसी रीडिंग पे रुका होता है। तो यहां से टीडी भी समानुपाती थीटा हो गया, यानी टीडी और थीटा के बीच में कोई ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ लीनियर आएगा। टीडी और थीटा के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर। ये जो स्केल होती है पीएमसी की, यूनिफॉर्म होती है, लीनियर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीएमसी की स्केल कैसी होती है? पीएमसी की स्केल लीनियर होती है या यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है, रेखीय होती है। ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट का शेप कैसा होता है? यू शेप का मैग्नेट होता है। मैग्नेट का शेप यू आकार का, कुछ ऐसे यू आकार का मैग्नेट होता है। ये दिख रहा है, यू आकार का मैग्नेट है, ये यू शेप का मैग्नेट है। तो जो मैग्नेट है उसका आकार कैसा होता है? यू जैसा, यू जैसा। तो मैग्नेट का शेप पूछ लेता है कई बार, तो मैग्नेट का शेप कैसा हो गया? यू। फिर आता है डैम्पिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी करंट 50 एम्पियर हुई तो पॉइंटर 0 से 50 एम्पियर पे आ गया। अब 50 एम्पियर पे पॉइंटर आके बिल्कुल रुक नहीं जाता, थोड़ा सा कंपन करता है 50 एम्पियर पे, ऐसे हिलता डुलता है, वाइब्रेशन होता रहता है। उस वाइब्रेशन को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें एक और टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क या अवमंदन टॉर्क। करंट अभी 0 है, पॉइंटर 0 पे, करंट 50 एम्पियर आई तो पॉइंटर 0 से 50 पे आया। 50 पे तुरंत आके रुक नहीं जाता पॉइंटर, थोड़ा सा कंपन करता रहता है। उस कंपन को, उस डैम्पिंग को, उस ऑसिलेशन को खत्म करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, और डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं पीएमएमसी में। तो सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट 5 सवाल बन सकता है वो ये कि डैम्पिंग कौन सी? पीएमएमसी में। आप बोलोगे एडी करंट डैम्पिंग, बोलेगा कंट्रोल के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, नियंत्रक बला घूर्ण के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आप जवाब दोगे स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पूछेगा स्केल कैसी होती है? आप बोलना लीनियर होती है या यूनिफॉर्म होती है, रेखीय होती है, एक समान होती है। बोलेगा पीएमसी क्या नापता है? डीसी की एसी। आप बोलना डीसी नापता है, और डीसी में भी डीसी वोल्टेज या डीसी करंट, पावर बिल्कुल भी नहीं नापता है। पूछेगा कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है, और उसी बल के कारण आपका पॉइंटर घूमता है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force will act on it and due to that force it will rotate. और रोटेशन की डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी आया था आपके आरआरबी जेईई या एलपी के किसी एग्जाम में सीबीटी 1 में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल का सवाल, और आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत किया। आप लोगों ने नहीं, और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। और जो सवाल आता है वो ये कि पीएमएमसी की खूबी क्या है, पीएमएमसी की कमी क्या है? बोलो बताइए। दिनेश कुमार, रूपेश, टेक्निकल, संजय मोहांती, बोलिए। टेक्निकल तरेगना, क्या क्या नाम रखते हो भाई? देखो इसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। फायदा यह है कि स्केल यूनिफॉर्म होती है। स्केल क्या होती है? लीनियर या यूनिफॉर्म स्केल, रेखीय एक समान पैमाना होता है। ये पैमाना है, इसका जो पैमाना होता है वो रेखीय एक समान होता है। ये अच्छी बात है। ठीक, जैसे टीडी भी के थीटा है और टीडी बी आई एन ए है, डिफ्लेक्टेड और बी आई एन ए है, तो आप यहां से लिख सकते हो कि के थीटा बराबर बी आई एन ए, तो थीटा समानुपात आई, यानी थीटा और आई के बीच में ग्राफ बनाओगे तो लीनियर ग्राफ बनेगा। वो तो छोड़ो, आपको एडवांटेज देखना है, इसका पैमाना एक समान होता है। दूसरा, टॉर्क अपान वेट रेशियो इसका ज्यादा होता है। किसी भी मशीन में टॉर्क अपान वेट रेशियो उस मशीन की सेंसिटिविटी को बताता है। किसी भी मशीन में जो टॉर्क अपान वेट रेशियो है, बलाघूर्ण अपान उसका भार, वो क्या बताता है? उसकी सेंसिटिविटी को बताता है। मैं चाहता हूं क्या कि किसी भी मशीन में टॉर्क अपान वेट यानी बलाघूर्ण और भार का अनुपात ज्यादा हो।
देखो भार का मतलब जिस चीज को घुमाना है उसका भार, जैसे मुझे पॉइंटर को घुमाना है, या जो भी मूविंग हिस्सा है, घूमने वाला हिस्सा, जिसको घुमाना है उसका भार, और उसको घुमाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है उसका, उसकी वैल्यू। तो टॉर्क, जिस चीज को घुमाना है उसको घुमाने के लिए कितना बलागुण चाहिए, और भार जिसको घुमाना है उसका भार कितना है। बलागुण अपान भार किसी भी मशीन का उसकी सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता को बताता है, और हम चाहते हैं किसी के लिए टॉर्क अपान वेट रेशियो हाई हो। लिखा हुआ है नोट में, वी वांट हाई टॉर्क टू वेट रेशियो फॉर इंस्ट्रूमेंट। किसी भी उपकरण के लिए टॉर्क बटे भार अनुपात तुच्छ होना चाहिए। किसी उपकरण का टॉर्क बटे भार अनुपात तुच्छ होना चाहिए। इफ टॉर्क टू वेट रेशियो इज लो देन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गुड। अगर किसी उपकरण का टॉर्क अपॉन वेट रेशियो कम है तो उपकरण अच्छा नहीं है। और टॉर्क अपॉन वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी उपकरण का टॉर्क अपॉन भार का जो अनुपात है वो उपकरण की संवेदनशीलता को बताता है। आप क्या चाहोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव हो या ना हो सर, सेंसिटिव हो और सेंसिटिव कम हो क्या फर्क पड़ेगा? सेंसिटिव होने का मतलब क्या, आपका पॉइंटर जैसे 0 पे है, करंट 0.1 एम्पियर भी है, पॉइंटर घूम जाएगा थोड़ा सा 0.1 के लिए। करंट 0.2 एम्पियर भी है, पॉइंटर घूम जाएगा 0.2 के लिए, अगर सेंसिटिव है तो। और अगर सेंसिटिव नहीं है तो करंट 0 है, पॉइंटर 0 पे, करंट 0.1 आई, पॉइंटर घूमना चाहिए, पॉइंटर रुका है 0 पे। करंट 0.2 आई, पॉइंटर को घूमना चाहिए थोड़ा सा, पॉइंटर घूम ही नहीं रहा, 0 पे रुका है। करंट 0.4 एम्पियर आई, पॉइंटर को घूमना चाहिए थोड़ा सा, पॉइंटर घूम ही नहीं रहा। पॉइंटर का जब तक 5 एम्पियर करंट नहीं आएगी तब तक मैं घूमूंगा नहीं। तो वो करंट सेंसिटिव नहीं है कि जिसको घुमाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस पर थोड़ा सा वेट रखूं तो मेरा हाथ थोड़े बहुत वेट से आगे पीछे नहीं होने वाला है जब तक ढेर सारा वेट नहीं रखेंगे। ऐसे पॉइंटर को घुमाने के लिए, डुलाने के लिए, चलाने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत टॉर्क तो चाहिए, जो टॉर्क पॉइंटर को घुमा पाए। बहुत हल्का टॉर्क आएगा तो पॉइंटर घूमेगा ही नहीं, और बहुत हल्के टॉर्क से पॉइंटर तभी घूम सकता है जब पॉइंटर का वजन बहुत हल्का हो। पॉइंटर का वजन बहुत हल्का हो, जिस सिस्टम को घुमाना हो बहुत लाइट हो, लाइट इन वेट हो, ठीक है। इसलिए हम पॉइंटर नॉर्मली एल्यूमिनियम वगैरह का बनाते हैं जो वजन में हल्का होता है। तो किसी भी उपकरण के लिए टॉर्क अपॉन वेट का रेशियो सेंसिटिविटी को बताता है, हम चाहते हैं उसकी सेंसिटिविटी हाई हो। अगर किसी उपकरण के लिए टॉर्क अपॉन वेट रेशियो कम है, अच्छा नहीं है वो फिर। तो यही है इसकी खूबी क्या है, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो हाई होता है, यानी सेंसिटिविटी हाई होती है, स्केल लीनियर होती है। और अच्छा क्या नहीं है, निगेटिविटी क्या है, नुकसान क्या है, एसी के लिए काम नहीं करेगा, डीसी पे काम करेगा, एसी पे काम नहीं करेगा। एजिंग इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग, समय के साथ स्प्रिंग ढीली हो जाएगी। स्प्रिंग क्या होगी भाई, स्प्रिंग बार बार फैल रही है, सिकुड़ रही है, स्प्रिंग से ही तो कंट्रोलिंग टॉर्क दे रहे हो। स्प्रिंग बार बार फैल रही है, सिकुड़ रही है, स्प्रिंग कुछ समय के बाद उतनी मजबूत नहीं रहेगी, तो शायद उतनी अच्छी रीडिंग ना मिले, एरर आने लगे। साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्प्रिंग, तापमान परिवर्तन का, तापमान कभी कम ज्यादा होगा तो उससे भी स्प्रिंग की परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। स्प्रिंग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी अगर आपका तापमान चेंज हो रहा है तो। और दूसरा कॉस्टली भी है। तो पीएमएमसी के नुकसान क्या है, मतलब अच्छी बात क्या नहीं है, महंगा है। चिंटू तो महंगा सबसे पहले देखेगा। जैसे ही चिंटू ने कोई चीज देखी महंगी है, बस वो आंख बंद करके दुकान से बाहर निकल जाता है। दुकानदार कहेगा भैया इसमें ये भी है वो भी है, सब कुछ अच्छा है, एकदम मॉडर्न टेक्निक है। चिंटू कहेगा अरे हटो, जेब में पैसा नहीं, हम दुकान के अंदर नहीं जाएंगे, हमको सबसे सस्ता सामान दो, भले सबसे खराब हो, ये महंगा है। तापमान अगर चेंज होगा तो स्प्रिंग के प्रभाव पड़ेगा, स्प्रिंग खराब हो जाएगी, समय के साथ भी स्प्रिंग खराब होगी, और एसी पे काम नहीं कर सकता। और फायदा क्या है, स्केल यूनिफॉर्म है, टॉर्क अपॉन वेट रेशियो हाई है। पावर कंजम्पशन बाय पीएमसी इज आल्सो वेरी स्मॉल एंड इट इज गुड फॉर पीएमसी। पीएमसी जो पावर खपत करता है अपने चलने के लिए, जो शक्ति की खपत होती है पीएमसी के द्वारा, वो भी काफी कम होती है, जो कि अच्छा है। लगभग 25 माइक्रोवाट से 20 माइक्रोवाट, 25 माइक्रोवाट से 20 माइक्रोवाट के आसपास की पावर कंज्यूम करता है ये, ठीक है, इसी के आसपास। बोलो, पावर कंजम्पशन जो होती है वो भी बहुत कम होती है, माइक्रोवाट में ही होती है, मींस वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आता है, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ पीएमएमसी। पीएमएमसी की सेंसिटिविटी क्या होती है, देख रहे हो सामने दिख रहा है, चिंटू, चंदन बोल रहे, चंदन श्रीवास्तव लाइव हैं, चंद्रशेखर कुमार यादव, बताइए
सेंसिटिविटी होती है 1/IFSD। एफएसडी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। आई मतलब करंट, यानी पॉइंटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, पॉइंटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो है IFSD। जैसे पॉइंटर 0 पे है, आपका पॉइंटर यहां से यहां घूम सकता है अधिकतम, तो यहां से यहां पूरा घुमाने के लिए जो करंट चाहिए वो करंट क्या है? IFSD। जैसे मान लीजिए ये आपका देख रहे हो ये डायग्राम, ये कोई वोल्ट मीटर है, यहां पे इसका पॉइंटर भी 0 पे है। पॉइंटर कहां पे है? 0 पे। पॉइंटर कहां पे है? 0 पे। इस पॉइंटर को यहां से यहां तक घुमाना है, मैक्सिमम घुमाना है। पॉइंटर को यहां से यहां तक घुमाना है, पॉइंटर को यहां से यहां तक घुमाना है, मैक्सिमम घुमाना है। और यहां से यहां तक घुमाने के लिए जितना टॉर्क इसको चाहिए, जितनी करंट इसको चाहिए यहां से घुमाने के लिए, वो करंट क्या है? IFSD। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंटर यहां है, यहां से यहां अधिकतम घूम सकता है। आपका पॉइंटर कहां है? यहां पे, यहां से यहां अधिकतम घूम सकता है, तो यहां से यहां तक ले आने के लिए जो करंट चाहिए वो है IFSD। FSD का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक धारा। इसको रिवर्स कर दोगे तो सेंसिटिविटी मिल जाएगी। देखो V = IR होता है, तो I क्या हो गया? V/R। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? वैसे तो करंट की यूनिट एम्पियर आप जानते हो, अगर वोल्टेज के लिए मैं वोल्ट लिखूं, रेजिस्टेंस के लिए ओम, तो वोल्ट पर ओम लिख सकते हो। करंट की यूनिट वोल्ट/ओम लिख सकते हो। हाँ, वोल्ट/ओम, तो वोल्ट/ओम को पलट दो, 1/वोल्ट/ओम, 1/वोल्ट/ओम, तो ओम ऊपर वोल्ट नीचे, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम/वोल्ट, 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 सेंसिटिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो कई बार आपसे सवाल दे देगा कि 2 मीटर है आपके पास, 1 मीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतनी है, दूसरे में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतनी है, बोलो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम होगी? तो जिसमें ये करंट ज्यादा होगी उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, जिसमें करंट ज्यादा होगी उसमें सेंसिटिविटी कम होगी, और जिसमें करंट कम होगी, जिसमें करंट कम होगी उसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ये सवाल पूछ लिया जाता है। दूसरा, कई बार दे देगा कि एक PMMC के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 4 है, तो बताइए सेंसिटिविटी कितनी होगी? तो सेंसिटिविटी 1/4 हो जाएगी। ऐसे करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे सर, गलत कर देंगे। चेन 2। अच्छा, फिर आता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है PMMC में? बताओ, PMMC में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? जब तापमान चेंज होता है PMMC में, तो तापमान चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से PMMC में कुछ एरर आने के चांसेस रहते हैं, कुछ त्रुटि आने के चांसेस रहते हैं। उस एरर को अगर आप चाहते हो मिनिमाइज कर दो, उसके लिए हम एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? स्वैम्पिंग प्रतिरोध का। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं या PMMC मीटर के सीरीज में लगाते हैं। किस लिए? अगर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से कोई एरर आ रही हो तो एरर मिनिमम हो जाए या वो एरर ना आए। सो टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इन PMMC, a swamping resistance is used. To minimize the error due to temperature variation in PMMC, swamping resistance is used. यानी PMMC में तापमान परिवर्तन के कारण अगर कोई त्रुटि आ रही है तो उस त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का। सवाल जो आता है वो ये आता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? तो ऑप्शन होगा टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, तापमान में परिवर्तन के कारण आने वाली त्रुटि को न्यूनतम रखने के लिए। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस पदार्थ का बना होता है? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बना होता है मैग्नीन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सवाल आता है मैग्नीन से रिलेटेड कि मैग्नीन का इस्तेमाल किस लिए कर सकते हो आप PMMC में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के तौर पे। मैग्नीन किसकी किसकी मिश्र धातु है? किसका किसका अलॉय है? कॉपर, मैग्नीज और निकिल का। कॉपर, मैग्नीज और निकिल का। कॉपर 84%, मैग्नीज 12%, निकिल 4%। कॉपर को तांबा भी बोलते हो, यानी तांबा, मैग्नीज और निकिल। सवाल पूछा गया क्या सर? बार बार पूछा गया। क्या पूछा गया सर? कि मैग्नीज किसका किसका अलॉय है, मैग्नीज किसकी किसकी मिश्र धातु? आपका जवाब होगा तांबे का, मैग्नीज का और निकिल का। पहला सवाल ये। और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। दूसरा, अगर आपके पास मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के लिए, तो आप कॉन्स्टेंटन या यूरेका को भी टिक कर सकते हो। हमारा जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है वो उस मटेरियल का बना होना चाहिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम हो। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस या स्वैम्पिंग प्रतिरोध उस पदार्थ का बना हो जिसका ताप गुणांक कम से कम हो। The material which have low temperature coefficient of resistance that can be used for swamping resistance। और ऐसा मटेरियल हमारे पास मैग्नीन है और दूसरा कॉन्स्टेंटन या यूरेका भी है।
कॉन्स्टेंटन को यूरेका बोलते हैं। किसका किसका अलॉय है? ये कॉपर और निकिल का अलॉय है। ये भी सवाल बार बार पूछा गया है। ये सब सवाल आएगा सर क्या? ये सब सवाल पेपर में छपा हुआ है सर, फिर रट लें। पेपर आउट कर दिया सर आपने? हाँ, पेपर आउट ही है। कॉन्स्टेंटन किसका किसका अलॉय है? कॉपर और निकिल का। कॉपर 55%, निकिल 45%। तांबा और निकिल का अलॉय है कॉन्स्टेंटन, या इसी को यूरेका बोलते हैं, EUREK। तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन की खास बात क्या है कि दे हैव वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ताप गुणांक इनका बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि इसका और इसका अगर आप कोई मटेरियल लोगे, ये चाहिए, इसमें टेम्परेचर चेंज करने पर उस टेम्परेचर वेरिएशन का इनके रेजिस्टेंस पर मिनिमम इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर चेंज करने पर उसका प्रभाव इनके ऊपर न्यूनतम होगा। यही है वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट है। वेरी स्मॉल ताप गुणांक का मतलब यही है, तापमान अगर बदलेगा, परिवर्तित होगा, लेकिन इस पदार्थ के प्रतिरोध पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या इस पदार्थ के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम अगर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस या स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो पदार्थ यूज करेंगे, या तो मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन। ऑप्शन में मैग्नीन है तो हम मैग्नीन ही टिक करेंगे, अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो कॉन्स्टेंटन को टिक करेंगे। ठीक, यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे बोलो। और दूसरा सवाल चलते चलते बोलिए। दूसरा सवाल चलते चलते, हम पीएमएमसी को वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीएमएमसी को हम करंट नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर नापने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो पीएमएमसी वोल्टेज नापता है यानी वोल्टमीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, करंट नापता है तो अमीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर पीएमएमसी अमीटर है जो कि बहुत कम करंट नाप पा रहा है, आप उससे ज्यादा करंट नापना चाहोगे तो क्या करोगे? तो आप पीएमएमसी अमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हो। क्या लगाते हो? पीएमएमसी के समांतर में, संट में एक छोटा प्रतिरोध लगाते हैं। ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ पीएमएमसी अमीटर। तो अमीटर अगर पीएमसी का है, मतलब जिससे करंट नाप पा रहे हो, और मैं चाहूं इसकी रेंज बढ़ा के ज्यादा करंट नापूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाऊंगा। कहां रेजिस्टेंस लगाऊंगा? पैरेलल में। ये कहानी देखो, ये अगर अमीटर है तो इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। किसके? अमीटर के पैरेलल में। और अगर हमारा वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर अगर है तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना है तो वोल्ट मीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर के सीरीज में। और सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। ए लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्ट मीटर टू इंक्रीज द रेंज। यानी अगर पीएमएमसी वोल्ट मीटर है, वो कम वोल्टेज नाप पा रहा है, मैं चाह रहा हूं ज्यादा वोल्टेज नापू, तो मुझे इंतजाम क्या करना होगा? तो मुझे वोल्ट मीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होगा। वो रेजिस्टेंस छोटी वैल्यू का या बड़ी वैल्यू का? तो बड़ी वैल्यू का, लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। और अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, अमीटर के लिए ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे या शंट में रेजिस्टेंस लगाएंगे रेंज बढ़ाने के लिए। किसकी? अमीटर की। तो ये कहानी जितनी आज आपको बताएगी, समझ में आई कि नहीं? कोई तकलीफ है तो बताइए। तो जो आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो पैरेलल में अमीटर के, ताकि उसकी रेंज बढ़े अमीटर की, या वोल्ट मीटर के सीरीज में लगा रहे हो लार्ज रेजिस्टेंस ताकि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़े, वो रेजिस्टेंस भी किस मटेरियल का बने होने चाहिए? तो हम प्रेफर करते हैं कि जो शंट रेजिस्टेंस हो पीएमएमसी में, जो आपने लगाया है पीएमएमसी अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, शंट रेजिस्टेंस इन पीएमएमसी अमीटर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन। हम ये चाहते हैं कि जो पीएमएमसी अमीटर में शंट प्रतिरोध आप लगाते हो वो मैग्नीन का बना हो। और ऐसे ही जो सीरीज रेजिस्टेंस आप लगाते हो, सीरीज रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में लगाते हैं वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वो हम चाहते हैं या ऑप्शन में अगर मैग्नीन तो मैग्नीन टिक करो, या फिर कॉन्स्टेंटन, या कॉन्स्टेंटन को यूरेका बोलते हैं। और मैग्नीन किसका अलॉय है या कॉन्स्टेंटन किसका अलॉय है आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है अमीटर की पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया, शंट में किस मटेरियल का बना होना चाहिए? मैग्नीन का। वोल्ट मीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर की, किस मटेरियल का बना होना चाहिए? मैग्नीन। ऑप्शन भी है, नहीं तो ये। ठीक है, तो मटेरियल की चर्चा आपसे कर दी। तो मैग्नीन किसका अलॉय है, कॉन्स्टेंटन किसका अलॉय है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना होता है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। कोई तकलीफ है तो बताइए। एनीवन? बोलो। रुपेश कुमार बोल रहे हैं शंट में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो रेंज बढ़ जाएगी अमीटर की। और
बोलिए। जितने भी लोग, 30 मिनट का टाइम हुआ, 30 मिनट में खत्म पीएमएमसी? खत्म हो गया कि बाकी है कुछ पीएमएमसी में? ये कहानी थी पीएमएमसी की। आपने वीडियो से पढ़ा, आपको 30 मिनट लगा, और अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है, केवल 5-7 मिनट लगेगा, आप खट से रिवाइज कर लोगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि आप अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करिए, और आपकी हैंडराइटिंग आपकी आंखों को सबसे अच्छी लगती है कि नहीं? तो पीएमएमसी से सवाल आएगा तो कर ले जाओगे। और कुछ कहना है तो बताइए, और कुछ कहना है किसी को तो बताइए। यानी पीएमएमसी डीसी पे काम करेगा, एसी पे नहीं। पीएमसी वोल्टमीटर अमीटर के तौर पे काम करेगा, वाटमीटर के तौर पे नहीं। पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट बना होता है एल्निको या इल्कोमैक्स का। प्रिंसिपल क्या है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर बल लगता है। इसमें स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी होती है? फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। इसमें जो शेप होता है मैग्नेट का वो यू शेप का होता है। और इसमें हाँ एक सवाल ये भी आता है कि अगर स्प्रिंग टूट जाए तो क्या हो जाएगा? अगर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में पीएमसी में आपकी रीडिंग दे रहा है कुछ पीएमसी 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, और देखते ही देखते स्प्रिंग ब्रेक हो गई, इफ स्प्रिंग इज ब्रोकन या इफ स्प्रिंग स्नैप्स, स्प्रिंग स्नैप हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा? जो करंट नापनी हो, करंट ऐसे आ रही थी, इसमें घूम के ऐसे जा रही थी, अगर स्प्रिंग टूट गई क्या होगा? जब स्प्रिंग टूट गई तो पीएमसी लेके क्या करोगे? जब स्प्रिंग टूट गई तो पीएमसी लेके क्या करोगे? स्प्रिंग टूट गई, लो स्प्रिंग टूट गई। अब जब स्प्रिंग टूट जाएगी, टूट नहीं रही स्प्रिंग भाई, स्प्रिंग टूट गई, तो अब जब स्प्रिंग टूट गई तो कोई करंट आ पाएगी क्या? नहीं। कहां से करंट आ पाएगी? करंट आने का रास्ता स्प्रिंग के द्वारा ही तो था, तो अगर स्प्रिंग ही टूट गई तो जी के क्या करोगे? जब करंट आ रही थी स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग टूट गई तो करंट इसमें जाएगी ही नहीं, और जब करंट नहीं जाएगी तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला है टी डी इज इक्वल टू बी आई एन ए, इसमें आई की वैल्यू पुट करिए, आई की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि कोई करंट अब कॉइल में जा ही नहीं रही है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी विक्षेपण बलाकोण 0 हो गया, कोई विक्षेपण बलाकोण नहीं लगेगा, यानी आपका पॉइंटर घूमेगा ही नहीं। तो आपका जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो गया, यानी अगर पॉइंटर पहले कुछ रीडिंग दे रहा था 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, ताकि भले करंट रही होगी, लेकिन जैसे स्प्रिंग टूटी, करंट 0, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0, अब पॉइंटर अपने पहले वाली अवस्था पे आ जाएगा। कहां जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन पे। तो अगर पॉइंटर कुछ रीडिंग दे रहा है, कुछ नाप रहा है करंट वगैरह या वोल्टेज वगैरह, और देखते ही देखते स्प्रिंग टूट गई, तो पॉइंटर क्या करेगा? 0 पे आ जाएगा, शून्य पे आ जाएगा। ठीक है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बी आई यानी बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई कॉइल में करंट है, एन नंबर ऑफ टर्न है, टर्न की संख्या, ए क्या है? कॉइल का क्षेत्रफल है। और फिर हमने ये भी बताया कि इसकी रेंज कैसे बढ़ा सकते हो। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, डैम्पिंग के लिए एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पे जब इसकी रेंज बढ़ानी होती है तो सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस लगाते हैं, और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जब तापमान में परिवर्तन की वजह से कोई एरर आ सकती है, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में इसके गैल्वेनोमीटर के या पीएमसी मीटर के, जिसको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मैग्नेट का बना होता है, मैग्नेट इसका बना होता है। और कॉन्स्टेंटन भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटन कॉपर और निकल का बना होता है। इन दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं पूछा गया है कि रेजिस्टेंस बनाने में हम कई बार मैग्नेट और कॉन्स्टेंटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी तापमान बढ़ाने पर इनके रेजिस्टेंस में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर मुझे एक लीडर सेलेक्ट करना हो तो उस आदमी को लीडर सेलेक्ट किया जाएगा कि जिसको बहुत विपरीत परिस्थितियां देखकर भी जिसका दिल ना विचलित हो, वरना क्या हुआ, ये देखा तो चालों को गोली लग गई, मारपीट हुई, भाग गया लीडर, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी थी आज की, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ और कहना है तो बोलो। चंदल बोले सर रामबान आपका नोट्स है। रूपेश बोले सर कुछ बताइए टेक्नीशियन से जेई कैसे बने? अरे टेक्नीशियन से जेई क्या प्रमोशन के थ्रू बन रहे हो क्या, या एग्जाम दे करके? जेई का सिलेबस पढ़ो, जेई का एग्जाम दो, जेई बनो।
चंदन बोलने लगता है इस बार बीएसपीएससीएल पार हो जाएगा। नीलोत्पल, कड़ाके की ठंड है। मैं दिल्ली में हूं, यहाँ तो और भयंकर ठंडी है। ठंडी के साथ साथ प्रदूषण है। दिल्ली में एक दिन में आदमी 18-20 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहा है, ऐसा स्टडीज में आया है। संजय बोल रहे हैं सर न्यू बैच कब आएगा? किस चीज़ का? सारा बैच तो चल रहा है करियर वी लैब पे। आईटीआई के ट्रेड का बैच भी चल रहा है, एएलपी सीबीटी2 का फुल बैच भी चल रहा है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच भी चल रहा है, आरआरबी जेई के भी सारे ब्रांचेज के बैच चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के सारे बैचेज तो चल रहे हैं। करियर वी लैब पे आप जाकर के बैच ज्वाइन करके पढ़ो। दीपक कुमार बोल रहे हैं सर आप मेरा नाम चिंटू रख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दीपक। रुपेश बोल रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं सर बट हो नहीं रहा है। एग्जाम जब आप कोई देते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके पीछे 3-4 कारण हैं। पहला, आपने अपने एग्जाम का जो सिलेबस है उसको ढंग से समझा नहीं है, उसको ढंग से पढ़ा नहीं है। पहली चीज, क्या आपने पढ़ा है? आधा अधूरा कंटेंट पढ़ा है। वैसे पीएमसी ही आपने पढ़ा, आपने आधा अधूरा पीएमसी पढ़ा है, आपको लग रहा है कि आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो पीएमसी ऐसे आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल प्रीवियस ईयर क्या है वो देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में देखो आपके नंबर कैसे आ रहे हैं, और जब टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे तो वापस जाओ और देखो कि क्या आपने नहीं पढ़ा है जिसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब टेस्ट सीरीज में भी नंबर आने लगे फिर आप एग्जाम दो, फिर फॉर्म भर के एग्जाम दो, और फिर 1-2-3 एग्जाम आप दोगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप पढ़ते नहीं हो, आप नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से नहीं करते हो, जो चीज़ें रटनी चाहिए आप उसको रटना नहीं चाहते हो, टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं देते हो सीरियसली, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो बोलते हो सर सिलेक्शन नहीं हुआ। शिवम बोल रहे हैं गैलोनोमीटर अलग है क्या? नहीं, देखो पीएमएमसी जो है, पीएमएमसी को ही हम बोल सकते हैं क्या? डी आर्शोनल गैलोनोमीटर हम बोलते हैं, या डी आर्शोनल मीटर बोलते हैं। पीएमएमसी को ही, पीएमएमसी को ही डी आर्शोनल गैलोनोमीटर या डी आर्शोनल मीटर कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पीएमएमसी बेसिकली करंट नापता है। क्या नापता है? करंट। तो पीएमएमसी मीटर को आप डी आर्शोनल या डी आर्शोनल गैलोनोमीटर कह सकते हो या डी आर्शोनल मीटर कह सकते हो। पीएमएमसी बेसिकली करंट नापता है और उसी में थोड़ा सा चेंज करके हम वोल्टेज भी नाप लेते हैं। बेसिकली पीएमसी करंट नापता है, और करंट नापता है तो हम थोड़ा सा तिकड़म भिड़ा करके वोल्टेज भी नाप लेते हैं। यानी बेसिकली करंट और वोल्टेज नापते तो हम दोनों ही हैं, बट प्राइमरीली अब मुख्यतः करंट नापता है, और वहीं से वोल्टेज का भी काम हम निकाल लेते हैं और हम बोल देते हैं कि हमने करंट भी नाप लिया, हमने वोल्टेज भी नाप लिया। डी आर्शोनल गैलोनोमीटर या गैलोनोमीटर क्या है? एक तरीके से पीएमसी मीटर है जो बहुत स्मॉल करंट नापता है, और उस स्मॉल करंट की रेंज बढ़ानी है जब, तो हमने क्या किया, उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, और जब गैलोनोमीटर एक लार्ज करंट नापने लगा तो हमने उससे एक तरीके से अमीटर का नाम दे दिया। पीएमएमसी मीटर या गैलोनोमीटर स्मॉल करंट नापता था, स्मॉल करंट नापना था, मैं उसकी रेंज बढ़ाना चाह रहा हूं ताकि वो ज्यादा करंट नाप पाए, तो ज्यादा करंट नापने के लिए मैंने उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया, पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जिससे वो ज्यादा करंट नापने लगा, और जब ज्यादा करंट नापने लगा तो हमने उसको अमीटर नाम दे दिया। हाँ संजय, ओल्ड बैच में एडमिशन ओपन है, जाकर के ले सकते हो, ले सकते हो जाकर के। ठीक है, देखते हैं चंद्रकिशोर, करा देंगे, डोंट वरी। अमित साहू बोले सर मैं इस टाइम पे लाइव नहीं आ पाता हूं लेकिन रिकॉर्डेड देखता हूं। कोई बात नहीं, चलिए फिर आप लोग अपने रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो सकता है, अभी खैर रिजल्ट तो नहीं आया है CBT1 का, लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा आप लोग अपने CBT2 की तैयारी में लग जाना। ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात नेक्स्ट करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।